अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेस्ट वर्ल्ड सीजन 4 एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड का नाम है एनी फोलर। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका रफ में मतलब है क्रेजी ईयर्स या फिर सिली ईयर्स। एक्चुअली 1920s के दौर को फ्रांस में गोल्डन एरा माना जाता है और यूएस में भी उस दौर को गोल्डन एज या फिर जैज़ एज के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं 1920s के दौर को, उस डेकेड को फ्रेंच में एनी फोलर कहते हैं। अब इस एपिसोड का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस एपिसोड में ही मेव और केलब वेस्ट वर्ल्ड के उस पार्क में जा रहे हैं जहां पे 1920s के दौर को दिखाया जा रहा है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बर्नार्ड से। इसी सीन में हमें एशली भी नजर आया था जो लगभग मौत की कगार पर था और खुद को उसने बाथटब में लिटा लिया था और वहीं पे वो सीन खत्म हो गया था। पता नहीं चला था कि एशली का क्या हुआ और बर्नार्ड का क्या हुआ। तो फिलहाल हम बर्नार्ड के कॉन्शियसनेस में हैं, उसके दिमाग में हैं और वो इस मशीन के सहारे और जो इंक्रिप्शन की उसे मिली थी उसके सहारे उस दुनिया में पहुंच गया है जो डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड ने होस्ट्स के लिए बनाई थी, ताकि होस्ट वहां पर अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकें और इंसान उन्हें तंग ना कर पाएं, छेड़ ना पाएं। बर्नार्ड की आंखें अपने बेटे चार्ली की आवाज़ से खुलती है। वो चार्ली चार्ली कहकर अपने घर से बाहर निकलता है और ये जो बच्चा चार्ली है वो आर्नल्ड वेबर का बेटा था और आर्नल्ड जो है उसी का रूप है बर्नार्ड। आर्नल्ड एक इंसान था और बर्नार्ड का जब रोबोट बनाया गया तो उसे आर्नल्ड की ही शक्ल दी गई और उसी के तौर तरीके, उसी का नेचर भी दिया गया। ये सब किया था डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड ने और आर्नल्ड उनका दोस्त था। बस याद दिला देती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। फिलहाल बर्नार्ड इस बच्चे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया में पहुंच जाता है। पता नहीं कैसे, ऐसा लग रहा है कि उसी पार्क में है। आपको याद होगा कि डोलोरस ने किस तरह से वहाँ पर मैसेकर मचाई थी और बहुत सारे लोगों को मार डाला था और वो और उसकी टीम जो है उन्होंने एक तरह से इंसानों के साथ लड़ाई की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद बर्नार्ड एक तरह से पास्ट में जीते हुए आगे बढ़ रहा है। हम फाइनली उस दुनिया में भी पहुंचते हैं बर्नार्ड के ज़रिए जहाँ पर डोलोरस ने उस मशीन को ख़त्म कर दिया था जिसका नाम रोहोबॉम था और वो मशीन इंसानों को कंट्रोल करती थी। ये सारा जो राइट्स हुए थे और जो भी वायलेंस हुई थी, इन सब के बीच बर्नार्ड को एक घोड़ा दिखता है कभी और उसके पहले एक वुल्फ दिखता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है, एक टावर के पास पहुंचता है जिसके बारे में सीज़न में पहले बात हो चुकी है। एक शख्स है जो सड़क के किनारे बैठा रहता है और वो किसी टावर का जिक्र करता है और क्रिस्टीना भी जब एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में गई थी तो वहाँ उसे तस्वीरों में यही टावर बना हुआ नजर आया था। बर्नार्ड अंदर पहुंचता है। ये एक सफ़ेद रंग का कमरा है और यहाँ पर एक पल के लिए मुझे लगा था कि कहीं डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड फिर से तो नहीं आ गए हैं शो में। आवाज़ आती है, कोई कहता है बर्नार्ड और फिर जब शक्ल दिखाई जाती है तो पता चलता है ये अकेचेता है और ये वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया के शुरुआती रोबोट्स में से एक है। सीज़न 2 की आखिर में उसने भी असली दुनिया छोड़ दी थी और वो सबलाइम में चला गया था जिनकी इंक्रिप्शन की डोलोरस के पास थी। फिलहाल बर्नार्ड इसी इंक्रिप्शन की के जरिए इस सबलाइम में है और अकेचेता से बात कर रहा है। अकेचेता उसे बताता है कि ये दुनिया वैसी हो सकती है जैसी तुम चाहते हो और इसी दुनिया में आप कई तरह से जी सकते हैं। बेसिकली जो बाहर की दुनिया है वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसा अकेचेता बताता है बर्नार्ड को कि इंसान जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें बाहर जाना होगा, लेकिन तुम यहाँ सिमुलेशन में रहते हुए ये पता कर सकते हो कि आगे क्या होगा। वो एक तरह से उसे कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर का गिफ्ट दे रहा हूँ। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बर्नार्ड को अगर असली लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस क्या है वो उसे इस दुनिया में नज़र आ जाएगा। बेसिकली वो सेम डिसीजन इस दुनिया में ले और उसे पता चल जाएगा कि उसका क्या असर होता है। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, हम जो भी काम करते हैं उसको हम कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक सिमुलेशन है तो फिर बर्नार्ड के पास मौका है गलतियां कर कर सीखने का। असली दुनिया में भी वैसे आप गलतियां करके सीख सकते हैं लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ते हैं, मगर ये दुनिया कॉन्सिक्वेंसेस से परी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में जो टाइम है और बाहर की दुनिया में जो टाइम है वो एक जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर रहते हुए अगर बाहर की दुनिया का 1 साल ख़त्म होता है तो अंदर अरसा बीत जाएगा। बर्नार्ड को पता चलता है कि दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है
और उस रास्ते पर अगर वो चला तो वो खुद मर जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी करने पर दुनिया नहीं बचेगी। बर्नार्ड क्योंकि प्रोग्राम ही इस तरह से है कि इंसानों की मदद करे, तो वो खुद को कुर्बान करने का फिर से फैसला लेता है इंसानियत के लिए। बर्नार्ड की आंखें खुलती हैं और बाहर एशली उसका इंतज़ार कर रहा है। हमें दिखता है कि बर्नार्ड के चेहरे पर, उसके सर पर बहुत सारी धूल जमी हुई है। इसका मतलब सालों बीत चुके हैं शायद, तभी इतनी धूल यहाँ पर इकट्ठा हुई है। एशली कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हें साफ़ नहीं किया या आसपास के एरिया को पोछा नहीं, क्योंकि तुमने कहा था कि किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, कुछ छेड़छाड़ मत करना। खैर, बर्नार्ड कमरे से बाहर निकलता है और एशली को एक शवल लेकर आने के लिए कहता है। ये लोग एक डाइनर में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर बर्नार्ड को पहले से ही पता है कि यहाँ मेन्यू में जो खाना है वो किचन में अवेलेबल है या नहीं। वो एशली को बताता है कि जो तुम चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं होगा। एशली ऑर्डर करता है और बर्नार्ड इस बात को डिटेक्ट कर पा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कौन क्या कहेगा, और उसके लिए तैयार भी नज़र आ रहा है। जैसे उसे पहले से ही पता होता है कि उसकी कॉफ़ी गिर जाएगी और वो टिश्यूज़ पहले ही वेट्रेस से ले लेता है। एशली उसे कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर का गिफ्ट है और तुम साफ़ सफाई करने में इसका इस्तेमाल कर रहे हो। बर्नार्ड उसकी बात को इग्नोर करता है और बाहर जाता है एक चाकू लेकर। यहाँ पार्किंग लॉट में 2 आदमी मौजूद हैं और वो इन दोनों को मार देता है और गाड़ी में छुपा देता है। एशली जब बाहर आता है तो बर्नार्ड उसे उसी का लाया हुआ शवल पकड़ाता है और एक तरह से उन्हें दफनाने के लिए कह रहा है। तभी यहाँ पर तेज़ स्पीड में एक गाड़ी आती है और इससे एक लड़की बाहर निकलती है। वो यहाँ पर उन 2 लोगों से मिलने आई थी जिनका अभी अभी बर्नार्ड ने काम तमाम किया है। बर्नार्ड उसे बताता है कि वो 2 लोग इंसान नहीं थे बल्कि होस्ट थे। साथ ही उन्हें छोटा सा मेज़ का एक सिंबल दिखाता है। ये लड़की बर्नार्ड को कहती है कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कब से जुड़े हुए हो? बर्नार्ड कहता है काफ़ी पहले से। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंसानों में और रोबोट्स में जंग छिड़ गई थी और शायद इंसान उसमें हार गए थे, तभी ये इतना छुप छुपा कर रह रहे हैं। ये लड़की बर्नार्ड और एशली को अपने साथ लेकर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, मगर उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। बेसिकली ये लोग छुप कर रह रहे हैं और नहीं चाहते कि इनकी लोकेशन रिवील हो। चलते हैं 1920s के पार्क में, जहाँ पर मेव और केलब मौजूद हैं। ये जगह कुछ कुछ स्वीट वाटर जैसी ही है, वेस्टवर्ल्ड जैसी ही है। केलब को यहाँ पर एक कैन ज़मीन पर गिरती हुई दिखती है। वो उठाने की कोशिश करता है लेकिन मेव उसे रोक देती है। हमें पता चलता है कि ये वही सीन दोहराया जा रहा है जिसमें डोलोरस भी होती है और टेडी होता है, या फिर कभी कोई गुजरने वाला शख्स जो है इस कैन को उठाकर डोलोरस को थमाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। ये लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें बटरफ्लाई क्लब नज़र आता है। यहाँ अंदर जो होस्ट है वो मेव की ही कॉपी नज़र आ रही है। मेव लेकिन कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है। तभी यहाँ पर हैकी नाम का एक शख्स आता है जो हेक्टर की कॉपी है। यहाँ पर आर्मिस्टिस की भी कॉपी नज़र आएगी। ये लोग उसी तरह से इस क्लब को लूटने की कोशिश करते हैं जैसा वेस्टवर्ल्ड में होता था। इनफैक्ट बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूज़िक भी काफ़ी हद तक सेम है। इस दुनिया के हेक्टर और इस दुनिया की मेव की बातचीत हो रही होती है और दूसरी दुनिया यानी वेस्टवर्ल्ड की दुनिया की मेव इन्हें मार देती है। यहाँ पर आ जाते हैं इंसान इन सारी बॉडीज़ को पिक करने के लिए। मेव और केलब भी इन बॉडीज़ के साथ जा रहे हैं पार्क टेक्नीशियंस के पास। इनका मकसद है मेंटेनेंस बे तक पहुँचना। अंदर जाने के बाद मेव को एक टैबलेट दिखती है लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। तब यहाँ पर एक अलार्म बजता है और बहुत सारे इंसान यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नज़र आते हैं। इस जगह पर आमतौर पर गेस्ट्स नहीं आते बल्कि यहाँ पर टेक्नीशियंस होते हैं या फिर दूसरे जो भी टेक्निकल काम होते हैं वो अंजाम दिए जाते हैं। गोलियाँ चलना शुरू होती हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं। डोलोरस ने जब वेस्टवर्ल्ड के पार्क पर अपना कब्जा जमाया था, वो कहानी शायद इतनी पॉपुलर हो गई कि अब इस पार्क में उसी की कहानी को दोहराया जा रहा है। इस गेम के अंदर एक और गेम है जो पराया से भी ज़्यादा मज़ेदार है। पराया आपको याद होगा कि वेस्टवर्ल्ड के पार्क में स्वीट वाटर के बाहर किनारे पर एक जगह थी और वहाँ पर जाकर लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकते थे और उसी जगह का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। खैर, मेव इस केओस का फ़ायदा उठाती है और केलब और अपने आप को बचाते हुए एक सीक्रेट एलिवेटर में चली जाती है। पहुँचते हैं केलब की बेटी फ्रैंकी के पास। वो अपनी माँ के साथ घर को छोड़कर कहीं और जा रही है। यहाँ पर केलब का दोस्त कार्वर मौजूद है और वो इनकी मदद कर रहा है।
फ्रैंकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके पिता जा चुके हैं और वो लगातार केलब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कार्वर यहाँ फ्रैंकी को बहलाने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ से उसका टेडी बियर लेता है और कहता है कि मैं उसे एक नई कॉम्बैट टेक्निक सिखाऊंगा। उसी रात जब फ्रैंकी की कार्वर से दोबारा बात होती है और वो उसे पूछती है कि तुमने बियर को क्या टेक्निक सिखाई, तो कार्वर थोड़ा कंफ्यूज नज़र आता है। फ्रैंकी को अपने इसी टेडी बियर के फर पर एक ब्लड स्टेन भी नज़र आता है। उसे पता चल जाता है कि इस कार्वर के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो घर में ही मौजूद कुछ ब्लड स्टेन्स को फॉलो करती है और पीछे पहुंच जाती है जहां पर कार्वर की लाश मौजूद है। फ्रैंकी वक्त रहते अपनी माँ को आगाह करती है और उसकी माँ यानी केलब की वाइफ अपने हस्बैंड की गन का इस्तेमाल करती है और उसे लोड कर कर ऊपर चली जाती है। वो अपनी बच्ची को यानी फ्रैंकी को एक क्लोजेट में छुपा देती है। कार्वर के होस्ट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो पकड़ा जा चुका है। वो फ्रैंकी को ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि फ्रैंकी क्लोजेट में यानी अलमारी में छुपी हुई है। चलते हैं बर्नार्ड और एशली के पास। ये एक रिमोट लोकेशन पर जा चुके हैं। यहाँ आसपास रेगिस्तान है। ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं और यहाँ पर मौजूद लेज़र ट्रैप को डीएक्टिवेट किया जाता है। तभी आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में गन्स हैं। ये इन्हें घेर लेते हैं। इनका लीडर आगे बढ़ता है। उसे पता चलता है कि जो लोग इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आने वाले थे वो असल में होस्ट थे, रोबोट थे। वो बर्नार्ड से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है। बर्नार्ड बताता है कि मुझे पता है तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। ये एक वेपन है ना? ये इसी रेगिस्तान में कहीं दबा हुआ है और मैं उस वेपन को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डेलॉस कंपनी और आम इंसानों के बीच एक तरह से शायद जंग चल रही है, क्योंकि डेलॉस कंपनी को शार्लेट चला रही है। शार्लेट खुद डोलोरस का रोबोट है और वो कंपनी और भी ज़्यादा रोबोट्स बना रही है, बल्कि इंसानों को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। तो जो आम इंसान हैं जो अभी तक रोबोट्स के कब्जे में नहीं आए हैं, होस्ट नहीं बने हैं, वो इस कंपनी के ख़िलाफ़ और बाकी रोबोट्स के ख़िलाफ़ ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बर्नार्ड इनकी मदद करेगा। देखते हैं क्या होता है। वापस केलब और मेव के पास जाते हैं। ये लोग एक सीक्रेट लैब के अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ होस्ट मौजूद हैं, लेकिन इनका कोई चेहरा नहीं है। इस तरह के होस्ट्स को हम पहले भी देख चुके हैं। ये रॉबर्ट फोर्ड के लिए काम किया करते थे, या फिर जो एकदम टॉप सीक्रेट वाले काम होते हैं उन्हें ये अंजाम देते हैं। ये रोबोट्स मिलकर कुछ बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं और इनसे ये मक्खियाँ बन रही हैं। ये मक्खियाँ केलब की प्रेजेंस में ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और मेव इस बात को नोटिस करती है कि वो केलब को ज़्यादा पसंद कर रही हैं मक्खियाँ। तभी उसे एक आवाज़ भी आती है और इस आवाज़ को केलब नहीं सुन पा रहा। ये कुछ इस तरह का साउंड है जो शायद सिर्फ रोबोट्स को सुनाई देता है। यहीं आसपास इन्हें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो अलग अलग कैबिन्स में मौजूद हैं और वो पजल्स को फिनिश कर रहे हैं या फिर कई बार गन को लोड कर रहे हैं या और भी दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। गन को लोड जब कर रहे हैं तो फिर ये लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। केलब को एहसास होता है कि इन्हीं लोगों में से एक फ्रैंकी भी है। फ्रैंकी यहाँ कैसे आ गई? केलब फ्रैंकी को देखते ही परेशान हो जाता है और बार बार उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। मेव यहाँ की मशीनों को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है ताकि फ्रैंकी का जो सेल है, जो जेल है, वो खुल जाए, मगर ऐसा करने में उसे टाइम लगता है। केलब लगातार फ्रैंकी को आवाज़ दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकी कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। तभी मेव की शक्तियाँ काम कर जाती हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। केलब दौड़कर फ्रैंकी को गले लगा लेता है और तभी यहाँ जो दरवाज़ा था वो बंद हो जाता है। मेव जो बाहर मौजूद थी उस पर अटैक किया जाता है मैन इन ब्लैक द्वारा। वो उसका मुकाबला करती है, उसे गोली मार देती है, लेकिन तभी दोबारा से मैन इन ब्लैक खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है, उसे गिरा देता है। मेव को एहसास हो जाता है कि इस इंसान के साथ कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये अब इंसान रहा ही नहीं। वो हैरान हो जाती है। तभी हम चलते हैं फ्रैंकी और केलब की तरफ। फ्रैंकी एक रोबोट है। उसका चेहरा खुलता है और उसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी जो बाहर आ रही हैं। ये मक्खियाँ केलब पर अटैक करती हैं और उसके कानों में, उसके मुंह में, उसकी नाक में घुसने लगती हैं। यानी केलब पर भी अब शायद डेलॉस का कब्जा हो जाएगा और उसे भी अब शायद शार्लेट कंट्रोल करेगी। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, उसी के ज़रिए हमें पता चलेगा।
एपिसोड खत्म होने से पहले एक बात और कि फ्रैंकी जो है वो बच गई थी। उस सीन को हमें दिखा दिया गया था कि जो केलब की वाइफ थी उसने कार्वर के होस्ट को गोली मार दी थी और फ्रैंकी को उसने बचा लिया था और दोनों भाग गए थे। केलब की वाइफ और बच्ची तो सेफ हैं, लेकिन खुद केलब का क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में शायद पता चले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी क्वेश्चंस अगर हैं तो कमेंट्स के ज़रिए पूछिए और कुछ फीडबैक देना है तो उसके लिए भी तैयार है। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।